हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का समापन की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ही प्राचीन भारत का समापन हो जाता है। इसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत में आते हैं। तो आज हम लोग का जो अध्ययन का विषय है वो है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन यानी कि कहते समस्त आर्यावर्त पर शासन करने वाला अंतिम हिंदू शासक, क्योंकि इसके बाद कोई भी हिंदू शासक समस्त आर्यावर्त पर शासन नहीं करेगा, क्योंकि इसके बाद जो एक राजा होंगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, वो आपको आर्यावर्त के कुछ ही हिस्सों पर शासन करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आज का हम लोग का जो अध्ययन का विषय है वो है हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन इनका समय काल है, शासन काल है 606 ईस्वी से 647 ईस्वी, यानी कि इन्होंने कितने वर्ष शासन किया? 41 वर्षों तक। कहते हैं हर्षवर्धन मात्र 16 वर्ष की अवस्था में राजा बना था। कितने वर्ष की अवस्था में? 16 वर्ष की अवस्था में। तो इनका अगर निकाला जाए उम्र तो कितना निकल जाएगा? यानी कि इनका जन्म हुआ था 590 ईस्वी में। जन्म कब होगा? 590 ईस्वी में। इनका पूरा लाइफ कितना हो जाएगा? तो लगभग 57 वर्ष। ठीक है, अब आते हैं हर्षवर्धन किस वंश के शासक थे। तो हर्षवर्धन जो थे ये पुष्यभूति वंश के शासक थे। किस वंश के? पुष्यभूति। इस वंश का संस्थापक था पुष्यभूति। पुष्यभूति ने पुष्यभूति वंश की स्थापना की। ठीक है, इनका जो पुत्र होगा, पुष्यभूति का जो पुत्र होगा प्रभाकर वर्धन, देख रहे हैं, प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता होगा। कहने का मतलब है ये पहला ऐसा शासक होगा जो कि पुष्यभूति वंश को स्वतंत्र रूप में स्थापित करने का काम करेगा और अपने आप के लिए यानी महाराजा धीराज की उपाधि धारण करेगा, परम भट्टारक की उपाधि धारण करेगा, यानी कि कह सकते हैं राजा की उपाधि धारण करना। देख रहे हैं, स्वतंत्रता का जन्मदाता होगा, प्रथम प्रभावशाली शासक भी होगा, कह सकते हैं वास्तविक संस्थापक भी कह सकते हैं। यानी प्रभाकर वर्धन को क्या कहा जा सकता है? वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक जिसने परम भट्टारक या महाराजा धीराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। ये जो उपाधियां होती है राजा की, ये उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए धारण की जाती थी, क्योंकि पुष्यभूति ने महाराजा की उपाधि धारण नहीं की थी। तो महाराजा की उपाधि धारण करने वाला प्रथम पुष्यभूति वंश का शासक कौन था? तो प्रभाकर वर्धन था, जो इस वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहे जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, राजवर्धन और हर्षवर्धन, जो अपनी माता यशोमती के संतान थे। माता का नाम क्या हो गया? यशोमती। यानी कि प्रभाकर वर्धन की पत्नी कौन हो गई? यशोमती। और यशोमती से दो पुत्र हुआ, एक राजवर्धन, दूसरा हर्षवर्धन, और एक कन्या यानी कि एक बेटी भी जन्म ली जिसका नाम था राजश्री। अब देखेंगे, कहते हैं प्रभाकर वर्धन चूंकि बहुत ही योग्य शासक था, इसलिए ये अपनी बेटी का शादी, अपनी पुत्री का शादी आपको मौखरी वंश के शासक ग्रह वर्मा के साथ करेगा। कहते हैं कि गुप्तोत्तर काल में उस समय समस्त आर्यावर्त में पूरे 5 जो वंश थे शासन कर रहे थे, जिसमें थे एक मैत्रक वंश जो गुजरात के बल्लभी में थे। ठीक है, एक मौखरी वंश जो कन्नौज में थे, या खुद पुष्यभूति वंश जो थानेश्वर हरियाणा में थे, थानेसर में। एक हो गया गौड़ वंश जो आपको बंगाल में है, एक परवर्ती गुप्त जो मगध और मालवा में, पहले मगध में बाद में जाके मालवा में स्थापित हो गया। तो प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री की शादी किससे कर दिया? राजश्री का विवाह किससे किया? कन्नौज के मौखरी राजा ग्रह वर्मा के साथ। देख रहे हैं, यानी कि 2 राजों के साथ दोस्ताना संबंध बन गया। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी ऐतिहासिक घटना घटेगी जो पूरे इतिहास क्रम को बदलकर रखने का काम करेगी। जैसे कि ग्रह वर्मा
ग्रह वर्मा का पहले से ही मालवा के शासक देवगुप्त के साथ प्रतिस्पर्धा चल रही थी। ये मालवा के शासक देवगुप्त कौन थे? तो परवर्ती गुप्त महासेन के ही वंशज थे और सबसे ज्येष्ठ पुत्र कह सकते हैं। महासेन गुप्त के ज्येष्ठ पुत्र देवगुप्त, जो बाद में अपनी जो राज है वो कहाँ स्थापित करने का काम करेंगे? मालवा में, यानी कि मगध से वो हट के मालवा में चले जाएंगे। तो मालवा और मौखरी वंश के बीच में क्या था? प्रतिस्पर्धा था। तो यहाँ पे आपको प्रतिस्पर्धा में देवगुप्त ने, जो मालवा के शासक होंगे, देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की क्या कर देंगे? हत्या कर देंगे। देवगुप्त यहाँ पर ग्रह वर्मा की हत्या करने के लिए एक ही गौड़ वंश के शासक शशांक से हेल्प लेंगे। गौड़ वंश के शासक शशांक, क्योंकि मैत्रक वंश शुरू से ही अलग रहेगा। 3 तो इसमें आगे गया, कौन? मालवा, दूसरा मौखरी, यहाँ गौड़, और चौथा यह है ही पुष्यभूति वंश, और 5वां हम लोगों ने मैत्रक पढ़ा, जो इस लड़ाई झगड़े से क्या रहेगा? अलग रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं, क्योंकि शशांक और देवगुप्त ने किसकी हत्या कर दी? ग्रह वर्मा की। और सबसे बड़ी बात है, हत्या करने के बाद उसकी पत्नी राजश्री, यानी कि प्रभाकर वर्धन की पुत्री हर्षवर्धन और राजवर्धन की बहन राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल देगा। इससे पहले ही प्रभाकर वर्धन की हत्या हो, इससे पहले ही प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाएगी और राजवर्धन राजगद्दी संभाल रहे होते हैं। तो राजवर्धन ने अपने बहनोई कहिए, अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए, अपने बहनोई की हत्या का बदला लेने के लिए मालवा के शासक देवगुप्त को क्या करेंगे? मार डालेगा। मालवा के शासक देवगुप्त को मार डालेगा। किंतु देवगुप्त का जो दोस्त रहेगा गौड़ नरेश, जो भी हम लोग पढ़े हैं, बंगाल में है, बंगाल का शासक रहेगा गौड़ नरेश, शशांक। कौन रहेगा? शशांक ने राजवर्धन को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी। देख रहे हैं, बहुत ही ऐतिहासिक घटना घट रही है। देवगुप्त की हत्या कौन करेगा? राजवर्धन। लेकिन देवगुप्त का जो फ्रेंड होगा वो राजवर्धन को क्या करेगा? धोखा से मार डालेगा, धोखा देकर मार डालेगा। वो होगा शशांक। शशांक हत्या कर दिया। ठीक। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में मात्र 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन क्या बनेगा? थानेश्वर का गद्दी को संभालेगा, यानी कि पुष्यभूति वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक बनेगा। ठीक है, पुष्यभूति वंश का जो राजधानी थी वो कहाँ थी? थानेश्वर, जो हरियाणा में, ये जो अभी है हरियाणा में है। कहते हैं 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन के पास बहुत ही बड़ी क्या आ गई? समस्या थी। सबसे पहले अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना, अपनी बहन को शशांक के चुंगल से निकालना, प्लस में शासन भार संभालना, मात्र 16 वर्ष की अवस्था में। कहते हैं हर्षवर्धन ने बड़ी योग्यता के साथ इसका सामना किया। सबसे पहले तो इसने राज को संभाला। ठीक, इसके बाद अपनी बहन की खोज में निकल पड़ा। कहते हैं अपनी बहन की खोज में यह कहाँ आक्रमण किया? शशांक के गौड़ वंश बंगाल पर आक्रमण किया। कहते हैं शशांक वहां से भाग गया। ठीक है, और उससे पहले ही शशांक के कब्जे से, यानी शशांक के जो कारागार में, शशांक ने कारागार में आपको राजश्री को डाले थे, और राजश्री उसके चुंगल से निकल के असम के जंगलों में भटक रही थी। तो अपने दोस्त की सहायता से, कामरूप के शासक की सहायता से हर्षवर्धन ने अपनी बहन की खोज कर डाली और बहन को वापस लाए। कब ला के कहा? फिर से अपने पास ले आए। शशांक को तो ये नहीं मार पाए, हर्षवर्धन शशांक को तो नहीं मार पाए, लेकिन अपना जो राजभार को संभालना और अपनी बहन को फिर से वापस पाना, इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। और कहते हैं क्योंकि इनके जो बहनोई होंगे ग्रह वर्मा, क्योंकि कहाँ के शासक होंगे? कनौज के शासक, यानी कि मौखरी वंश के शासक, जिसकी राजधानी कहाँ होगी? कनौज।
तो शशांक क्या करेगा, हर्षवर्धन क्या करेगा, पुष्यभूति का साम्राज्य और कनौज का साम्राज्य दोनों को मिलाकर एक राजधानी कनौज बनाने का काम करेगा। ठीक है, देख रहे हैं हर्ष ने शशांक को पराजित करके कनौज पर अधिकार कर लिया। क्यों? क्योंकि गढ़ब्रमा की हत्या के बाद कनौज पर शशांक का अधिकार था और कनौज को अपनी राजधानी बना दिया, यानी कि दोनों साम्राज्य को मिला लिया। किसको किसको? मौखरी वंश प्लस मौखरी का साम्राज्य प्लस पुष्यभूति साम्राज्य, दोनों को मिला के बना दिया। इसकी राजधानी कहां बन गई? कनौज। यहां पर कुछ पॉइंट है। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है, शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। परम भट्टारक नरेश, क्योंकि ये जो हर्ष होंगे ये भारत के महत्वपूर्ण शासकों में एक होंगे। परम भट्टारक नरेश का मतलब है यहाँ पर हर्ष के शासन काल में के साथ ही एक सामंतवाद युग का शुरुआत हो जाएगा, क्योंकि इनका जो साम्राज्य होगा छोटे छोटे सामंतों के क्षेत्रों में बटा होगा। ठीक है, जिससे आपको विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति आ जाएगी। शासन के जो मौर्य काल में शासन की केंद्रीकरण की प्रवृत्ति थी, वो जो गुप्त काल में उसका विकेंद्रीकरण होगा, जो आगे चल करके हर्षवर्धन के काल में इसका और भी ज़्यादा विकेंद्रीकृत होगा। यानी कि अब शासन का जो भार होगा वो आप छोटे छोटे सामंतों के अधिकार में चला जाएगा। ठीक है, हर्षवर्धन अपने इन सारी समस्याओं का सामना करते हुए अपने साम्राज्य का विस्तार भी करेगा। ठीक है, जब यह स्थिर हो जाएगा अपनी समस्याओं से तो अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू करेगा। साम्राज्य विस्तार के क्रम में यह जालंधर, पंजाब, कश्मीर, नेपाल, बल्बी आदि प्रांतों को जीतकर कह सकते हैं समस्त आर्यावर्त पर अपना अधिकार या अपना सिक्का जमा लिया। यानी कि यह हिंदू वंश का अंतिम शासक होगा जो समस्त आर्यावर्त पर शासन करेगा। ठीक है, इनका साम्राज्य का जो दक्षिणी सीमा था वह नर्मदा नदी था। इनके साम्राज्य का दक्षिणी सीमा कौन था? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहते हैं यह नर्मदा नदी को पार करके अपने साम्राज्य का विस्तार करने चाहे कौन? हर्षवर्धन। लेकिन वहां पे जाके बादामी के चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय के सामने ये पराजित हो जाएंगे, क्योंकि इनके नर्मदा नदी के नीचे जो जिनका शासन था, जिनका साम्राज्य था, वो पुलकेशिन द्वितीय का था, जो खुद ही एक ताकतवर राजा रह चुके हैं। तो इनका बहुत ही खूबसूरती के साथ वर्णन किया गया है ऐहोल परिस्थिति में, जिसकी स्थापना 643 ईस्वी में की गई है रवि कीर्ति के द्वारा, जो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि भी हैं। तो नर्मदा नदी के युद्ध में जब हर्षवर्धन की हार हो जाएगी तो हर्षवर्धन दक्षिण में साम्राज्य विस्तार के उम्मीद छोड़ देगा। ठीक है, और अपना सारा ध्यान साम्राज्य के सुव्यवस्थित करने में और धर्म में लगा देगा। देख रहे हैं हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की क्या हो गई? पराजय हो गई। इसका वर्णन कहाँ से मिलता है? ऐहोल परिस्थिति से रवि कीर्ति के द्वारा रचित है। किस कब? 643 ईस्वी में। ठीक है, अब आते हैं हर्षवर्धन का जो शासनकाल था ये क्यों फेमस है? तो इतने कार्यों के बाद भी हर्षवर्धन का शासनकाल हेनसुआंग को लेकर काफी प्रसिद्ध है, क्योंकि हेनसुआंग चीनी यात्री था, जो चीनी यात्रियों में सबसे प्रसिद्ध था, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हेनसुआंग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, देख रहे हैं, वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ठीक है, वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। कहते हैं हेनसुआंग बचपन से ही बौद्ध धर्म के प्रति रुचि रखता था, इसीलिए वह चीन से भारत बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी इकट्ठा करने के लिए आएंगे और 15 वर्षों तक यह भारत में रहकर बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे, जिसमें 6 वर्ष वह नालंदा यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने का काम करेंगे। इसी क्रम में
वह हर्षवर्धन के दरबार में भी आएंगे। कहते हैं हर्षवर्धन उनका बड़े सम्मान के साथ अपने दरबार में स्थान देते हैं और कहते हैं कि इन्हीं के शासन काल में, हर्षवर्धन के शासन काल में बौद्ध धर्म की 5वीं संगति भी होगी कनौज में। बौद्ध धर्म की 5वीं संगति कहाँ होगी? कनौज में। बौद्ध धर्म की 5वीं संगति कनौज में। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता करेंगे हेनसुआंग। ठीक है। और इसके बाद हर्षवर्धन का जो ध्यान हो जाएगा, झुकाव हो जाएगा, वह बौद्ध धर्म के प्रति हो जाएगा और वह बौद्ध धर्म के महायान शाखा के क्या बन जाएंगे? हमदम बन जाएंगे। ठीक है। चूंकि हेनसुआंग के साथ इनका बहुत ही गहरा रिश्ता बन गया, इसीलिए अब चीन के साथ क्या करेंगे? दोस्ताना व्यवहार का भी प्रयास करेंगे। इसीलिए हर्षवर्धन 641 ईस्वी में, कब? 641 ईस्वी में अपने दूत कहाँ भेजेंगे? चीन भेजेंगे। और 643 ईस्वी में या 45 ईस्वी में जो चीनी दूत कहाँ आएंगे? उनके दरबार में आएंगे। यानी कि यह रिश्ते का क्या हो गया? राजदूतों का आदान प्रदान अब शुरू हो गया और चीन के साथ इन्होंने अपना संबंध बेहतर बना लिया। चूंकि हर्षवर्धन भगवान बुद्ध के अब परम भक्त हो जाएंगे, तो हर्षवर्धन क्या करेंगे? कश्मीर के शासक से भगवान बुद्ध के जो दांत के अवशेष होंगे वह प्राप्त करेंगे और उसे कहाँ लाएंगे? कनौज लाएंगे। कहाँ लाएंगे? कनौज लाएंगे। ठीक है। कहते हैं हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य भक्त थे और हर्षवर्धन भी बौद्ध धर्म में मानने के पहले वह भी भगवान शिव के परम भक्त थे। ठीक है। अब आते हैं कुंभ का मेला। हर्षवर्धन के समय प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसे हम लोग वर्तमान में कहते हैं महाकुंभ। क्या कहते हैं? महाकुंभ कहते हैं। ठीक है। तो प्रयाग, यही इलाहाबाद, जहाँ कहाँ है? गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। तो वहीं पर प्रति 5वें वर्ष एक समारोह का आयोजन करते थे, जिसे कहा जाता था महामोक्ष परिषद या धार्मिक समारोह भी कहा जाता था। महामोक्ष परिषद। हेनसुआंग स्वयं 6ठे समारोह में भाग लिए थे। किस समारोह में? एग्जाम में पूछा गया सवाल है। किस समारोह में? 6ठे समारोह में। हेनसुआंग प्रयाग के महामोक्ष परिषद के कौन से समारोह में शामिल हुए थे? तो 6ठे समारोह में शामिल हुए थे, क्योंकि हेनसुआंग ही ने महामोक्ष परिषद का बहुत ही खूबसूरती के साथ वर्णन किया है कि आपको इसके 5 साल में जो संपत्ति इकट्ठा हर्षवर्धन करते थे, वह जाकर महामोक्ष परिषद में खुले हाथों के साथ दान करते थे और अपने यहाँ तक कि अपने वस्त्र का भी त्याग करके दान करके आते थे। अब आते हैं बाणभट्ट। हर्ष के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने 2 पुस्तक लिखी थी, हर्षचरित जिसमें हर्ष की जीवन चरित है और कादम्बरी एक नाटक। तो ये 2 पुस्तक हर्षवर्धन के समय की बेहतरीन जानकारी देता है। यही नहीं, हर्षवर्धन इतने बड़े साम्राज्य का निर्माता, धर्म का रक्षक होते हुए भी 3 पुस्तकों की रचना की थी। 3 पुस्तक कौन कौन है? रत्नावली, प्रिय दर्शिका और नागा, प्रिय दर्शिका और नागानंद। यानी कि वो खुद बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन इतिहासकारों का कहना है कि उन्होंने एक धावक नामक लेखक को कुछ पैसा देकर, पुरस्कार का लालच देकर, किसको? धावक नामक व्यक्ति को पुरस्कार या पैसा का लालच देकर अपने नाम से 3 पुस्तकों की रचना की। वजह जो भी हो, लेकिन भारतीय इतिहास में हर्षवर्धन के खाते में 3 पुस्तक आ गए। यानी कि अब साहित्य का जब भी अध्ययन करेंगे तो हर्षवर्धन को भी इन 3 पुस्तकों के माध्यम से अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि
समस्त आर्यावर्त पर शासन किया था। लेकिन इसके बाद भी विद्वानों में काफ़ी मतभेद है, क्योंकि हर्षवर्धन अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध हो गया था। तो इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है। कहते हैं हर्षवर्धन बौद्ध धर्म को मानता था, सही बात है, अंतिम समय में बौद्ध धर्म को मानने लगा था। लेकिन इसके बाद भी वह सभी धर्मों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता का भाव रखता था, क्योंकि वो डेली 500 ब्राह्मणों और 1000 बौद्ध भिक्षुओं को भोजन कराने के बाद ही खुद खाता था। देख रहे हैं हर्षवर्धन कितना बड़ा धार्मिक व्यक्ति था कि वो 500 ब्राह्मणों को और 1000 बौद्ध भिक्षुओं को डेली भोजन कराने के बाद भी भोजन करते थे। ठीक है, तो हर्षवर्धन भारतीय इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध राजा हुए। हमें आशा करते हैं कि हमारे इस जो कुछ नोट्स है उससे आपको हर्षवर्धन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में न छूटेगा।